ओके, टॉपिक बड़ा चूरन सा है। टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का सरल भाषा मतलब होता है शुगर का सड़ना विदाउट ऑक्सीजन। अगर शुगर का ब्रेकडाउन तुम विदाउट ऑक्सीजन कराओगे, इसी को फर्मेंटेशन कहा गया सरल भाषा में। दो तरह का फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड और एक अल्कोहलिक। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो डाउट बड़ा आसान है। पायरुविक एसिड से बनेगा लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड, अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहल। और यहाँ पर एंजाइम चाहिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पर चाहिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। दोनों में एक एक एनएडीएच का इस्तेमाल होगा, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। नीट में क्वेश्चन आया था एक बार, इनमें से किस फर्मेंटेशन में गैस रिलीज होती है? ध्यान से देखो, यहाँ पे CO2 आ रहा है, वहाँ पे गैस नहीं आ रहा। आमतौर पे जब बच्चा पढ़ता है ना इसको, तो वो मेन प्रोडक्ट को ध्यान रखता है, साइड वाले को भूल जाता है कि यार छड़ना, साइड वाले को ध्यान क्या देना। और साइड वाले पे क्वेश्चन आ गया था नीट में। अब बच्चा सोच रहा है यार ये तो मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, मैंने ध्यान किया जैसे अल्कोहल पे और लैक्टिक एसिड पे। तो यार ना कि इस वाले फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है। एक बात और, अब ये कहाँ होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सीन इन ईस्ट। ईस्ट यानी फंगस। जो दारू बनती है ना, वो ईस्ट बनाता है। याद होगा दारू का प्रोसेस। एक बड़े से टैंकर में शुगर का पहले सोर्स ले जाता है, जो कि या तो ग्रेप से हो या किसी अदर राइस वगैरह या शुगर केन से। एक शुगर के सोर्स के अंदर फिर हम डालते ढेर सारा ईस्ट। ईस्ट एक वाइट, जैसे हम लोग आटा घर में ना, जो घर में आटा होता है, बिल्कुल इस तरह से ईस्ट होता है। हमें इसको मिलाना होता है पूरे शुगर के अंदर, फिर हमें पूरा इसको ढकना होता है ताकि एयर बिल्कुल ना आ पाए। अब बिना एयर के क्या होगा, जितना भी शुगर है इसके अंदर वो सारा ब्रेक होगा, एनारोबिक। शुगर ब्रेक होगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। लेकिन एक नई चीज़ आप पता होगी आपको, ईस्ट 13% से ऊपर अल्कोहल नहीं बना सकता। ऐसा होता है, यही मज़ा है यहाँ पढ़ाने का। हाँ, मज़ा होता है। अभी जो छुट्टी होती है ना, शाम को होती हैं, लड़के जा रही होती है, सारी बातें कर करके सब सुनता हूँ मैं यहाँ से। तेरी वाली पता है तेरा वाला क्या कह रहा था, सारा सुने मैंने यहाँ पे। और बात भी दिन धीरे से करती है कि सुनाई दे जाए यहाँ तक। और कई बार लड़ाई होती है, फिर और मज़ा आता है। तो अल्कोहल 13% से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता। अगर 13% से ऊपर एक्सीड करा है, ईस्ट की डेथ हो जाती है। इसीलिए जिस टैंकर के अंदर आप अल्कोहल बनाते हो ना, उसमें मैक्स टू मैक्स अल्कोहल आप जितना अचीव कर सकते हो वो है 13। हालांकि 13 भी नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा 6 या 7%। ईस्ट बोलेगा भाई मैं क्यों जाऊँ मौत के द्वार तक? अबे 13 पे मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं 13 तक भी क्यों जाऊँ? मैं 10 तक भी नहीं जाऊँगा, मैं तो 6-7 में ही रहूँगा ना हमेशा। तो याद रखना कि हमेशा जो अल्कोहल बनता है वो 13% मैक्स हम बोलते हैं, और उतना भी नहीं, 6 से 7% अल्कोहल मिलता है। फिर उसे हम बाद में चल के थ्रू केमिकल मेथड हम वाटर निकाल के सिर्फ वाटर को अल्कोहल को कंसनट्रेट कर देते हैं, जिससे अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ जाता है। वो आप 12th में पढ़ना ऐसे कैसे होता है। तो फिलहाल ये पता है गया ईस्ट से क्या बनती है, दारू बनती है। बात करें ये वाले, लैक्टिक एसिड हमारे मसल में ही बनता है। अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग रनिंग नहीं करते हो, देखो मैं आपको बॉडी बता रहा हूँ, बॉडी में ना एक मेमोरी की पावर है। सर से लेकर पाँव तक बॉडी के हर एक ऑर्गन में आपकी मेमोरी है। आपके हर एक ऑर्गन को मालूम है कि ये हमारी बॉडी है। सिर्फ ब्रेन को नहीं वहाँ पता होता, ब्रेन के अलावा सारी बॉडी के ऑर्गन, इवन स्किन के सेल तक को याद है कि ये हमारी बॉडी है, इसको हार्म नहीं करना। हमारी बॉडी नए नए कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट करती है। अब मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जब आप लोग जब आपने 10th में होगा तो आपका एक शेड्यूल रहा होगा क्लासेस का, है ना। जैसे मान लीजिए 5 to 6, 6 to 7, 2 घंटे क्लास आपकी होती होगी। जैसे ही आप 11th में आए तो आपको नया शेड्यूल मिला होगा कि यार आज भी हमें 4 बजे से क्लास लेनी है 8 बजे तक, कल भी 4 से 8 तक। ये तो शेड्यूल तुम्हारे कभी रहा ही नहीं है। लेकिन इस मतलब शेड्यूल में आपको शुरू के 2-4 दिन दिक्कत हुई, लेकिन करते करते बॉडी ने शेड्यूल को जैसे याद किया, अब आपके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। तो बॉडी ने शेड्यूल को याद किया ना, बॉडी शेड्यूल को याद करती, फिर आपको दिक्कत नहीं होती। अब जैसे सुबह से लेके शाम तक आपका एक मिनिमम जो है वो ऑक्सीजन एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी ने याद किया है ये इंसान सुबह से लेके शाम तक ये काम करता है, जिस वजह से इसको दिन का 1000 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब सुनना इस चीज़ को, अच्छी चीज़ है। आपकी बॉडी ने याद ये किया कि इस पर्सन को एक दिन में 1000 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये डिसाइड कैसे होता है? हर एक के दिनचर्या से होता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बंदा जो है वो जैसे ये एक नॉर्मल बच्चे का, मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपने क्लास लेने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाता है, तो उसकी बॉडी को ये याद है कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है नॉर्मल बच्चों से। यानी उस पर्सन को मान लेते हैं जो स्टूडेंट भी है, उसको चाहिए मान लीजिए लेट सपोज 1500 ऑक्सीजन चाहिए। तो हर एक की बॉडी का रिक्वायरमेंट ये अलग अलग होता है। अब जिसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट 1000 ऑक्सीजन है, जैसे मैं तुम्हारी बात कर लेता हूँ, एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ गया।
अब वो उसे भाई तुम्हें लगा वो तो मेरा आज मतलब काट ही लेगा। अब तुम लोग इतना तेज भागे कि सोच वो रहा है कि यार कुत्ता तो मैं हूँ, भाग ये तेज रहा है, तो उसको डाउट तो हो ही गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। सवाल ये है कि आप डॉग से ज़रा फास्ट भाग ले, इतना एनर्जी कहाँ से आपकी बॉडी में। अब इसमें एक नई चीज़, जैसे आप के पीछे डॉग पड़ा, क्या ये शेड्यूल में था कभी? कभी था ही नहीं। बॉडी प्लान थी 1000 पूरे दिन का तेरे को 1000 सप्लाई करेंगे, और हाँ 1000 ऑक्सीजन के हिसाब से आपका हार्ट काम करेगा, 1000 के हिसाब से आपका लंग्स काम करेगा, 1000 के हिसाब से आपका ब्रेन काम करेगा, 1000 के हिसाब से ऐसे स्वेट ग्लैंड्स काम करेंगे, 1000 के हिसाब से आपका पूरा नर्वस सिस्टम, 1000 के हिसाब से पूरा हार्मोनल सिस्टम, 1000 के हिसाब से आपकी आईज ईयर सब इसके हिसाब से काम करेंगे। ये सेट था पहले से। जैसे ही आपने रनिंग करना शुरू किया, बॉडी कह रही ये तो शेड्यूल में था ही नहीं मेरे, अब बॉडी कह रही क्या करो, इमरजेंसी आ गई। अब आपके रनिंग के लिए मान लीजिए आपको चाहिए 10,000 ऑक्सीजन, बॉडी क्या कह रही है भाई हमें तो 1000 की हैबिट थी ना, हमने सारे ऑर्गन को ट्रेन किसके लिए किया था? 1000 के लिए। अब आप मेरे से क्या मांग रहे हो? 10,000। तुरंत बॉडी कहती है सारे ऑर्गन से कि यार एक चेंज आ गया, क्या यार इसको 10,000 ऑक्सीजन चाहिए। लंग सारा पागल है क्या? अबे तूने तो हमें सेट किया 1000 के हिसाब से, मैं तो उसके हिसाब से ब्रीदिंग रेट अपना ला रहा हूँ, ब्रेन कह रहा मैंने तो उसके हिसाब से काम किया है। तो कहता भाई देखो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, है तो अपनी बॉडी। तब क्या होता है, बॉडी 10,000 की कोशिश में लग जाती है, और 1000 जैसे मान ली 10,000 की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी उस समय एट अ टाइम मान लीजिए 8,000 ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लेती है। कैसे करती है? सबको अपना काम चेंज करना पड़ता है। लंग्स जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, हार्ट बीट फास्ट हो जाओ, आपका ब्रेन जल्दी से अपना नर्वस सिस्टम भेजो और बॉडी को बोलो एक्टिवेट हो जाए। सोचो सबने कोऑपरेट किया कि नहीं किया? सबने किया ना कोऑपरेट। मान लीजिए 8,000 पूरा तो नहीं हो पाया, अब जो 2,000 ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जिन मसल्स को, उन मसल्स में क्या होगा, पायरुविक एसिड क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। मान लीजिए कि रनिंग के लिए आपके थाइस मसल ने ज़्यादा इन्वॉल्व किया अपने आप को, तो इनको चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 2000 ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो जिन जिन मसल्स को नहीं मिली, सिर्फ उन मसल्स के अंदर क्या बनेगा, और लैक्टिक एसिड जितना बनेगा उतना पेन आपके मसल में आना शुरू हो जाएगा। अब सुनो मजे की बात, अब जैसे आज आप भागे ना, आप बॉडी के लिए सरप्राइज, रात को जब आप सो रहे बॉडी कहती है तूने गलत नहीं किया, वे कह रहे क्या हो तू डेली 1000 मांगता 10,000 कैसे मांग ले तूने आज? कह रहे यार क्या करे, पीछे पड़ गया कुत्ता, तुम करना पड़ा। बॉडी कह चल कोई बात नहीं, हमने कोशिश अच्छी की ना, हाँ कर तूने अच्छी कोशिश की। अगले दिन मान लेते हो कुत्ता फिर पीछे पड़ गया, आपकी बॉडी को फिर भागना पड़ा। बॉडी को फिर क्या बोल रहा है? 10,000 कह रहा तूने कल भी कहा था, कर नहीं आज और कर ले। सोचो डेली सेम शेड्यूल होगा ना, तो बॉडी याद कर लेगी इसका तो डेली का ही है। तब बॉडी की मीटिंग में जब सो जाओगे, दो रात को मीटिंग बैठे सारे ऑर्गन के बीच में, तब बॉडी बोलेगी सारे ऑर्गन, सुन लो भाई लोग, ये 1000 नहीं है 10,000 मांगता है। तो लंग्स तुझे ऐसे काम करना 10,000 के हिसाब से, इस रेट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। हार्ट तुझे ऐसे काम करना है, ब्रेन तुझे ऐसे, सारे ऑर्गन को पहले ही मैसेज भेज देते हैं। जब अगले दिन आप भागोगे ना, तो आपकी बॉडी को सब पता ही है, तो अगले दिन आपको क्या सप्लाई करेगी? 10,000 ऑक्सीजन। आपको कोई मसल पेन नहीं होगा सेम रनिंग के बाद। गड़बड़ अब आएगी किसके बाद? मान लीजिए आप उस दिन डेली दौड़ रहे थे 5 किलोमीटर, और एक दिन आप दौड़ गए 10 किलोमीटर। अब ये बॉडी के लिए था सरप्राइज, बॉडी की हैबिट कितनी की थी? 5 की याद करके आप 10 दौड़ गए। अब बॉडी को चाहिए था 20,000 ऑक्सीजन। बॉडी ने फिर से कहा, बॉडी को शॉक लगा, बॉडी ने फिर से कोशिश करी, बट पूरी तो नहीं हो पाई। अगेन जिनको नहीं मिला उनको में क्या आएगा? पेन स्टार्ट होगा। लेकिन आप फिर से सेम शेड्यूल फॉलो करो, तो बॉडी को अब डेली 20,000 की हैबिट है, हाँ कि ना? लेकिन बॉडी फिर से उसको याद कर लेगा, डेली आपको कितना सप्लाई करेगी? 20,000 ऑक्सीजन। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बॉडी अपने आप को अपग्रेड कर रही है ना। 20,000 आपके सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, तो बहुत मैक्सिमम वर्क कर रहे होते हैं। अब सोचो आप और दौड़, आप बॉडी ने याद के 20,000 आपने करना चालू करे, 30,000 का हिसाब का अपना वर्कआउट चालू कर दिया, बॉडी को फिर से शॉक लग गया। करते करते बॉडी का लेवल मान लीजिए 50,000 पे। आप सोचो ना, एक नॉर्मल पर्सन 1,000 पे, आप 50,000 पे हो। जब दोनों को बोलेंगे रनिंग करो, तो किसको दिक्कत होगी? 1,000 वाले को, उसकी बॉडी को शॉक लग रहा है ना, उसको लगेगा एडजस्ट होने में, ये तो एडजस्ट हो रखा है। दोनों को बोलेंगे माउंटेन ट्रैकिंग करने करो, कौन करेगा? 50,000 वाला। जी हमें तो दिक्कत थोड़ी है, हम तो अपने मसल को लोड डालते। हाँ लेकिन अभी एक बात और नहीं सुनो, जब ट्रैकिंग करते हैं तो अलग अलग मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। मान लो ट्रैकिंग के समय मेरी थाइस की कुछ ऐसी मसल्स जो कि रनिंग में यूज नहीं होती, वो ट्रैकिंग में यूज हो रही हैं। वो मसल बोलेंगे भाई लाओ हमको 2 ऑक्सीजन। हम कह रहे तू तो मांगते नहीं, तू क्यों मांग रहा है हमसे ऑक्सीजन? बॉडी ये भी याद करती है कौन सी मसल आपसे ऑक्सीजन मांग रही है, उसी को सप्लाई करेगी। उसके साथ वाला अगर काम नहीं कर रहा उसको क्यों देंगे तेरे को भाई? तो यूज ही नहीं हो रहा। तो जो ट्रैकिंग के टाइम पे आप चले तो थाइस में कुछ ऐसी मसल इन्वॉल्व होगी जो रनिंग में यूज अभी हुई नहीं थी। वो कह रहा ऑक्सीजन, कह रहा हम नहीं देंगे। क्यों? तूने पहले कहा था हमसे? कह रहे नहीं हम तो इसको देंगे। तो हमने देखा कि यार ये तो मांग रहा है लेकिन ये काम भी तो कर रहा है। हमने कोशिश करी कुछ भेजने की, सारा तो मिल नहीं पाया, उसको पेन आएगा, फिर भी पेन आएगा आपको।
लेकिन आप डेली करोगे ट्रैकिंग तो आपकी वो मसल्स भी ट्रेन होगी जो कि ट्रैकिंग के समय यूज़ होती हैं। आप सोचो, आपका ऑक्सीजन भी कंजप्शन काफ़ी अच्छा है, आपके सारी मसल्स भी ट्रेन। पता है कभी भी ये हिसाब नहीं होता कि आपको कोई मसल ज़्यादा ट्रेन करनी होती है। आपने अपने बाइसेप ट्रेन कर लिया, ओ सर अच्छा लगेगा लोग, नहीं, आपको अपनी बॉडी की हर मसल को ट्रेन करना होता है, चाहे आप उसको कम इंटेंसिटी पे करें, लेकिन हर मसल को ट्रेन करना ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं जो आपके जो कैलिस्थेनिक्स होते हैं ना, जो कूदते फांदते रहते हैं, और बॉडी का एक एक मसल इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं, और सोचो पावर कितनी उनमें आती है सिर्फ अपने सारी मसल को एक्टिवेट करने से। तो ये आपकी बॉडी का मेमोरी की पावर है। तो लैक्टिक एसिड बनेगा चाहे आप जितना मर्जी रनिंग कर लीजिए। हाँ, पहले से ज़्यादा रनिंग करेंगे तो पेन आएगा, उतना करेंगे तो आपको पेन, जैसे अभी तुम में से जो एक्सरसाइज नहीं करता है ना, उसको सबसे ज़्यादा पेन अगर आएगा, अगर तुम रनिंग करोगे कोई भी एक्सरसाइज तो आपको बहुत ज़्यादा पेन आएगा। और इस पेन को ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे? कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, हाँ कि ना? और कहते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, ईंट को ईंट तोड़ता है। और अगर कुत्ता इंसान को काटे फिर ये तो गड़बड़ है। फिर अगर लोहा लोहे को काटता तो कुत्ता किसको काटेगा? मैं नहीं बोलूँगा, मैं समझ जाऊँ। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को कौन काटेगा? एक्सरसाइज। ये किससे आया है? एक्सरसाइज से ना, ख़त्म भी उसी से होगा। अगर आपकी मसल में लैक्टिक एसिड है और आपने कहा कि यार आराम कर रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है आप जिम स्टार्ट करोगे, आपकी मसल में पेन होगा और आप क्या, तो यार पेन हो रहा, मैं नहीं जा रहा जिम भाई, अभी ठीक होंगे फिर जाऊंगा आराम से। तो पता ठीक कितने दिन में होगा? ये 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में होगा। लेकिन अगर आप अगले दिन भी गए जिम तो यही पेन जो 7 दिन में खत्म होता है वो पेन आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा। पता है कैसे? आपकी मसल जब वर्कआउट चालू करती है तो इसी लैक्टिक एसिड को यूज़ कर लेती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए जल्दी ख़त्म तब होता है। तो कभी अगर आपकी मसल में पेन आ जाए ना इस तरह से, तो बैठे ना रहिए, थोड़ा बहुत आप रनिंग करिए, आपका जल्दी लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। सो ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक है कि रेस्पिरेशन जो है इट इज़ एन एम्फीबॉलिक पाथवे। सुनो, एक क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पिरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है कि एनाबॉलिक पाथवे? मेन क्वेश्चन देखो, कैटाबॉलिक पाथवे आप जानते हो, जिसमें कुछ ब्रेक होता हो उसे कैटाबॉलिक कहते हैं, जिसमें कुछ बनता हो एनाबॉलिक, वही एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को ही हम कह रहे हैं। अब नो डाउट आप सब लोग जानते हो, एनसीईआरटी खुद कहता है जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे या तो शुगर यूज़ होता है या प्रोटीन यूज़ होता है। एनसीईआरटी यहाँ फैट दिखाया हुआ लेफ्ट में, और या प्रोटीन यूज़ होता है। अब नो डाउट आप जानते हो प्रायोरिटी हिसाब से हमेशा प्रायोरिटी कौन है? शुगर 1, ये 2 और वो लास्ट का ऑप्शन, वहाँ तक ना जाए बॉडी तो सबसे अच्छी बात है, वहाँ तक कभी नौबत ना पड़े, बट पड़ा फिर देखते हैं। शुगर का हम जानते हैं पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर इससे बनता है पायरुविक एसिड, इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे बनता है क्रेब्स साइकिल। ऐसी हो रहा था। अगर फैट यूज़ हुआ ना तो फैट टूटता है 2 चीज़ों में, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल आपका बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ एंटर कर जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस के बीच में एंटर कर सकता है ना, पागल और ढप। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर बीच में कर सकता है, और तो एंटर इसकी वो पॉसिबल नहीं है। फैटी एसिड की बात करें तो ये तुम्हारा बनाएगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। जस्ट इमेजिन अगर इसने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम है तो ये एंट्री करेगा सीधा कहाँ? क्रेब्स साइकिल से एंट्री लेगा। यानी फैट डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, फैट लेता है इनडायरेक्ट एंट्री। फैट के कंपोनेंट एंट्री लेंगे जहाँ जहाँ से इनके प्रोडक्ट मैच होंगे। प्रोटीन से बनते हैं क्या? अमाइनो एसिड, इससे बनता है पायरुविक एसिड। अब जस्ट इमेजिन प्रोटीन क्या करेगा? एक लिंक रिएक्शन कर सकता है और एक क्रेब्स साइकिल, 2 स्टेप ये फॉलो कर सकता है। शुगर के टूटने को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, तो फैट के टूटने को लिपोलाइसिस, और प्रोटीन के टूटने को प्रोटियोलाइसिस। यानी अगर ये एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हुआ तो पहले स्टेप का नाम ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, पहले का नाम होगा लिपोलाइसिस। फिर अगला आप लिंक रिएक्शन और जो भी लिख लेना। अगर वो यूज़ हुआ तो पहले स्टेप का नाम क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन समझ गए? प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। और अगर शुगर यूज़ हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस। तो हमेशा हम शुगर को हमेशा यूज़ किया करते हैं, दैट्स उसके हिसाब से स्टेप मेंशन करते हैं। नो डाउट सब चीज़ टूट रही है, प्रोटीन टूट रहा है, शुगर टूट रहा है, फैट टूट रहा है, लेकिन एक एनसीईआरटी लाइन कहता है अगर कभी आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा, और आपके पास शुगर प्रोटीन भरा पड़ा है, शुगर फैट भरा पड़ा है, प्रोटीन नहीं है, और बात मरने जीने तक पहुँच जाए, तब सुनो क्या होता है। तब यही क्रेब्स साइकिल उल्टा चलता है और आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के देगा।
और एसिटाइल कोएंजाइम आपको क्या बना के देगा? पायरुविक एसिड, जो आपको रिटर्न में क्या बना के देगा? अमाइनो एसिड। उससे क्या बनेगा? यानी कभी कभी आपको रेस्पिरेशन से कुछ बनता हुआ भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा केस बहुत रेयर होता है। मोस्टली 90% केस में तो रेस्पिरेशन चीज़ें तोड़ता ही हो, तो 10% केस होते हैं जहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है। अगेन देखेंगे तो मेन प्रोसेस अभी भी क्या है? कैटाबॉलिक ही है, लेकिन एनाबॉलिक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, कैटाबॉलिक भी हो रहा है और एनाबॉलिक भी हो रहा है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी मतलब क्या होता है? दो। इसमें दोनों जो है प्रोसेस चल रहे हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, लेकिन मेनली क्या माना जाएगा? कैटाबॉलिक। ये मेनली है भाई, याद कर लेना इस चीज़ को। एग्जाम में तुम्हारा टेबल छप के आएगा, ABCD लिख देंगे, लाइक A B पूछेंगे ये किस में कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हुआ, मतलब टेबल आपको याद करने, इसमें आपको लॉजिकल पार्ट इतना तो अब नहीं रह गया। तो एक लास्ट टॉपिक चैप्टर का ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट आपको ये बताता है किसी भी रेस्पिरेशन के अंदर जो आप सब्सट्रेट यूज़ कर रहे हो वो कितना ऑक्सीजन लेता है और कितना CO2 रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो ग्लूकोज का जो R की वैल्यू है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर आपको इक्वेशन याद हो, क्या इक्वेशन होती है? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6 CO2 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये होता है इक्वेशन। तो अगर मैं उस इक्वेशन में देखूं तो अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो कितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ? 6 ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में कितना CO2 आया था? 6 CO2 आया था। अब रेशो निकालोगे कितना आया? 1। यानी ग्लूकोज की R की वैल्यू इन एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी आ रही है? 1 का मतलब ये है शुगर को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ही CO2 छोड़ता है, बिल्कुल बराबर। ऐसा नहीं कि 100 लेगा ऑक्सीजन तो 200 छोड़ेगा CO2, ना ना, 100 ऑक्सीजन तो 100 कार्बन डाइऑक्साइड, 50 ऑक्सीजन तो 50 कार्बन, यानी बैलेंस रखता है। जबकि अगर RQ की वैल्यू आपसे फैट की निकालने की बोली जाए 0.7 याद कर लो, और प्रोटीन की R की वैल्यू बोली जाए तो 0.9 याद कर लो। बड़ा आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। P को करोगे उल्टा तो 9 बन जाता है, और फैट को करोगे उल्टा तो 7 बन जाता है। बस पॉइंट लगा देना। क्या नहीं, उसी रहने दे जो एनसीईआरटी में जैसे एक ट्राइपाल्मिटिन दे रखी है, वो फैटी है, उसकी भी कर ले बस। ऐसे बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं। अब फैटी एसिड सोच कितने तरह के होते हैं। एक बात और, मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये बताओ क्वेश्चन, RQ की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है? इनफाइनाइट कब होता है? जब नीचे वैल्यू 0, ऊपर कुछ भी 1 2 3 4 जो मर्जी हो, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ऊपर x कोई भी 1 2 3 4 और नीचे अगर 0 आ जाए, ये हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट जिसका हम कभी नंबर ही काउंट ना कर सकें। अब नीचे 0 कैसे आएगा? यानी नीचे ऑक्सीजन 0 यूज हो, ऊपर CO2 फिर भी आ जाए, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में चाहे आप फैट यूज़ करो, चाहे शुगर करो, चाहे प्रोटीन करो, कोई भी चीज़ करो यूज़, RQ की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी उसमें। मैं आपसे बोलूँगा सिर्फ आपको याद करना है फैट का, प्रोटीन का और ये वाला, मतलब आपसे ग्लूकोज का, आपको और नहीं करना है, इतना ही आपके लिए बहुत है। और आपके एनसीईआरटी में ट्राइपाल्मिटिन का फॉर्मूला दिया, आई थिंक C55 कितना 155, ये आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है। ये कुछ दिया C51H98 और O6, ये ट्राइपाल्मिटिन यानी फैटी एसिड का है, वो है। मतलब नीट वालों के लिए CBSE तो तुम्हें करना ही जरूरत नहीं है अभी। हाँ सर, मेरे को भी